आज के व्याख्यान मैत्री पुष्पा के उपन्यासों का कथ्य भाग 4 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम जिस उपन्यास के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे उसका शीर्षक है अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी उपन्यास में जन्मजात अपराधी कहे जाने वाली कबूतरा समाज की कथा को लेकर मैत्री जी ने उस जाति की समस्याओं को, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, इसको विस्तार से अपने पाठकों के साथ साझा किया है। कदमबाई, भूरीबाई और अलमा, इन तीनों पात्राओं के माध्यम से लेखिका ने ये बताया कि किस तरह से कबूतरा समाज में महिलाएं बहादुर होती हैं, लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं और कहीं पर भी हार नहीं मानती। ये तीनों की तीनों पात्राएं 3 विभिन्न पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही जानती हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और सत्ता किस तरह से हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। भूरीबाई अपने बेटे राम सिंह को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाती है, तो कदमबाई कज्जा जाति अर्थात उच्च जाति से वंश साधना करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जाति के अतिरिक्त यदि उच्च जाति का वंश वो धारण करेगी तो निश्चित रूप से उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वे मनसाराम के संपर्क में आकर राणा नामक पुत्र को जन्म देती है। उच्च वर्गीय समाज राम सिंह और राणा इन दोनों को ही हीन दृष्टि से देखता है। अलमा के पिता राम सिंह अध्यापक थे और पुलिस के एजेंट थे। अलमा और राणा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। पुलिस राम सिंह को डाकू घोषित करके एक बार मरवा देती है, जिससे सारे के सारे घटना चक्र बदलने लगते हैं। सूरजभान का प्रमुख काम सर्किट हाउस में राजनेताओं की सेवाओं के लिए सामग्री और सेवा उपलब्ध कराना था। इसके बदले में वो राजनीति में पदार्पण कर लेता है। अलमा को सूरजभान नज़रबंद कर लेते हैं और मनसा माते के भांजे धीरज को इस बात के लिए नियुक्त किया जाता है कि वो अलमा पर नजर रखे। घटना चक्र बदलता है। धीरज कहीं ना कहीं अलमा से प्यार करने लगता है। वे उसे वहां से भगाकर समाज कल्याण मंत्री श्री राम शास्त्री के यहाँ जाने रहने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। सूरजभान क्रोध में इतना व्याकुल हो जाता है कि वो धीरज को अमानवीय कष्ट देकर बधिया करवा देता है। अंत में अलमा राज्य मंत्री श्री राम शास्त्री को भेंट कर दी जाती है। अलमा मंत्री के जीवन में धीरे धीरे एक विशेष स्थान ग्रहण करने लगती है। ये इतना विशेष स्थान वो प्राप्त कर लेती है कि उनकी हत्या के उपरांत उन्हें मुखाग्नि देने का काम भी अलमा ही करती है और इस प्रकार से उनका उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित कर वह मंत्री पद के लिए भी उम्मीदवार बन जाती है। उपन्यास स्त्री संघर्ष का मार्मिक अंकन करता है। अलमा, भूरीबाई और कदमबाई
इन सब के संघर्षों को एक प्रकार से मैत्रेयी जी सार्थकता प्रदान करती दिखाई देती हैं। अलमा कबूतरी शिक्षित है, इसलिए वह विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं को सहते हुए अपने लिए मार्ग प्रशस्त करती रहती है। वो कहती है, आप लोगों ने हमारी दुनिया उजाड़ी है, मैं आपको उजाड़े बिना नहीं मरूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि पाप कहाँ पलता है, अपराध कौन लोग करते हैं, सताने और मारने वाले ठेकेदार कौन हैं। अगला उपन्यास है अगन पाखी। इस उपन्यास को पुष्पा जी ने 2001 में प्रकाशित किया था। उपन्यास का प्रारंभ भुवन के जेठ द्वारा उसे मरा हुआ घोषित करने पर भुवन कोर्ट जाकर हलफनामा दाखिल करती है और इस हलफनामे के माध्यम से वो कहती है, मैं भुवन मोहिनी पत्नी स्वर्गीय विजय सिंह वल्द स्वर्गीय दुर्जन सिंह निवासी ग्राम विराटा जिला झांसी ये दावा करती हूँ कि मैं अपने पति के हिस्से की चल अचल संपत्ति की हकदार हूँ। मुझे भी मृतक दिखाया गया है और मेरे जेठ कुंवर अजय सिंह ने अपने अकेले का हक बरकरार रखा है। मैं कुंवर अजय सिंह की हकदारी पर सख्त ऐतराज़ करती हूँ। बकलम खुद भुवन मोहिनी। चंदर के पिता भुवन का विवाह मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम विजय सिंह से करवा देते हैं और इसके बदले में वे अपने पुत्र के लिए असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी को सुनिश्चित कर लेते हैं। गली सड़ी रूढ़िग्रस्त सामाजिक जर्जर मान्यताएं भुवन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्षुब्ध करती रहती हैं। वे परंपराओं का विरोध करते हुए कहती है कि मुझे पीटेगा तो सोचेगी अपनी जोरू को सभी पीटते हैं। जान से मार डाले तो घी के दिए जलाना कि बेटी पति के हाथों मरी सीधे स्वर्ग गई होगी। इस प्रकार से वो अपने मन का आक्रोश अपने पिता अपनी माता के सम्मुख कह तो देती है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में नियति ने पहले ही लिख दिया था। भुवन सेठ और सास की यातनाओं को वो निरंतर चुपचाप सहने के लिए विवश थी। पुत्र इच्छा के लिए उस पर तांत्रिक क्रियाएं भी उसकी सास द्वारा कराई जाती हैं। उपचार कराने पर विजय को बचाया नहीं जा सका। ऐसे में अजय सिंह ये घोषणा करते हैं कि भुवन अपनी इच्छा से अपने पति के साथ सती होना चाहती है। सती होने से पहले भुवन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती है और पंडित जी और उनके पुत्र राजेश के सहयोग से तथा अपने बचपन के मित्र चंदर के साथ वे जंगल में निकल जाती है। क्योंकि अजय सिंह ने कभी भुवन से ये पूछा ही नहीं था कि वो सती होना भी चाहती है या नहीं। भुवन कभी भी सती होना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि ठीक है, पति मृत्यु के ग्रास बने, किंतु अभी वो जीवित है, उसका जीवन शेष है, वो जीना चाहती थी, चाहे पति की याद के साथ ही वो क्यों ना जिए।
अजय सिंह गांव वालों के सामने भुवन के सती होने की झूठी बात कह देता है, परंतु कालांतर में जब उसे ये पता चलता है कि भुवन की सहायता करने में पुजारी जी और उनके बेटे का भी हाथ था, तो वो क्रोध में आकर पुजारी की हत्या करवा देते हैं। अगला उपन्यास है विजन। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था में होने वाली अराजकताओं को, अमानवीयताओं को केंद्र में रखकर अपने पाठकों को ये बताया है कि बड़े बड़े प्राइवेट चिकित्सालय किस प्रकार से अपने मरीजों का शोषण करते हैं। डॉक्टर आर.पी. शरण और उनके बेटे अजय के लिए चिकित्सा एक व्यवसाय मात्र थी। वो अधिक से अधिक अपनी इस कुशलता से, वो नेत्र विशेषज्ञ हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जो उन्होंने कुशलता हासिल की है उससे वे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। उनके शरण आई सेंटर में मरीजों पर होने वाले अन्यायों का विरोध आभा और डॉक्टर नेहा दोनों करती हैं। डॉक्टर आभा सरोज नाम की मरीज पर हुए अनाचार और डॉक्टर चोपड़ा द्वारा ऑपरेशन करते समय मरीज द्वारा लाए हुए लेंस को बदलने पर उनका घोर विरोध करती हैं। वो कहती है, मरीज के साथ होते अन्याय से हर डॉक्टर को मतलब होना चाहिए। कमाल के व्यापारी हैं आप भी, कौड़ियों की चीज़ अशर्फियों के दाम। और इस प्रकार से इस उपन्यास में लेखिका ने ये बताया है कि कैसे इस आई सेंटर में एक बहुत कम कीमत के लेंस को अधिक कीमत में बेचकर मरीज का शोषण किया जाता था। अगला उपन्यास है कही ईश्वरी फाग। ये 2004 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। इस उपन्यास में बुंदेलखंड के लोक कवि हरताल ईश्वरी रचित फागों पर शोध कार्य कर रहे ऋतु और माधव के संघर्ष, शोध निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे की रूढ़िवादी विचारधारा, किस प्रकार से वो अपने शोधार्थी का अपमान करते हैं, किस प्रकार से दोनों के बीच मतभेद होते हैं और डॉक्टर प्रमोद अंत में उनकी थीसिस, उनका शोध कार्य जमा नहीं करने देते और वो डॉक्टर की डिग्री से वंचित रह जाती है। साक्ष्यों के अभाव में उनका पूरा का पूरा शोध पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। ईश्वरी और रज्जो की प्रेम कहानी का पारंपरिक विरोध इस उपन्यास में अंकित है। रज्जो का पति प्रकाश फौज में काम करता है, इसलिए रज्जो और उसकी सास ही एक दूसरे के लिए सहारा बनी हुई थी। ईश्वरी रज्जो के सामने वाली प्रेमानंद सूरी की कोठरी में रहता है। एक दिन रज्जो को निहारते हुए वो ऊपर से गिरकर अपना घुटना तोड़ लेता है। रज्जो हल्दी लगाती है, उसका उपचार करती है और इस प्रकार से रोज रोज मिलने के कारण, पति की दूरी के कारण उन दोनों के मध्य प्रेम के बीज अंकुरित होने लगते हैं। और रज्जो ना चाहते हुए भी ईश्वरी के फागों की प्रेरणा बनकर ईश्वरी के फागों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगती है। रज्जो का जेठ रामदास उससे पुत्रेच्छा चाहता है,
और रज्जो द्वारा अस्वीकृत होने पर वे इतना व्याकुल, इतना शुद्ध हो जाता है कि उसे धतूरा खिलाकर मारने या कुएं में धकेलने तक की कोशिश करने लगता है। करिश्मा बेडिन ऋतु को बताती है कि परिवार के अत्याचारों से तंग आकर रज्जो गंगिया के साथ क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित हो जाती है। रज्जो वहाँ देशपत, जो महाराज छत्रसाल के वंशज थे, और देशपत ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 2000 विद्रोहियों का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, उससे जाकर वहाँ मिलती है, प्रभावित होती है। पर इनके प्रेम विरोधी व्यवहार और ईश्वरी को वहाँ पर ना पाकर अत्यंत दुखी हो जाती है। रज्जो और आदित्य सिंह, जो झांसी के राजा और प्रेमानंद की प्रिया कोकिला के बेटे हैं, इन दोनों के मध्य प्रेम और मेलजोल बढ़ने लगता है। रज्जो और आदित्य देशपत का संगठन छोड़कर किसी तरह देशपत से बचते बचते झांसी भाग जाते हैं। क्रांतिकारी मार्ग पर चलते हुए रज्जो शहीद हो जाती हैं और ईश्वरी उनकी स्मृति में जीवित शव की भांति हो जाते हैं। ईश्वरी और रज्जो की भांति ऋतु और माधव का प्रेम भी अंततः पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इस उपन्यास में अनेक महिलाओं को लेखिका ने उभारा है। ऋतु, सरस्वती देवी, मीरा बहू, गगिया बेरनी, करिश्मा बेरनी, आबादी बेगम, अनवरी बेगम इत्यादि। ये सभी की सभी महिलाएं किसी ना किसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनसे संघर्ष कर रही हैं, पर हार नहीं मान रही। इस उपन्यास के माध्यम से हम ये बात भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि पुष्पा जी ने अपने उपन्यासों में जिन महिला पात्रों को लेकर उपन्यास की योजना की है, वो सभी अपनी बातों में दृढ़ हैं। वो घबराती नहीं हैं, पुरुष की अंधभक्ति नहीं करती हैं, अपितु पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करती हैं। ऋतु को डॉक्टर की उपाधि नहीं मिल पाती क्योंकि उसने जो कुछ भी शोध कार्य किया था वो शास्त्राधिकारी नहीं था। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में उसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ये एक लोक सम्मत शोध कार्य था और जहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ऐसे कार्य को शोध कार्य की प्रामाणिकता नहीं कही जा सकती और इसलिए ऋतु को डॉक्टर की उपाधि देने से मना कर दिया जाता है। अगला उपन्यास है त्रिया हट। ये उपन्यास 2005 में प्रकाशित हुआ। त्रिया हट उपन्यास मैत्री जी के उपन्यास बेतवा बहती रही का अगला चरण माना जा सकता है। देवेश बेतवा बहती रही उपन्यास के कई प्रसंगों के स्पष्टीकरण मीरा से जानना चाहता है। मीरा उसे बताती हैं कि जब वैरागी सर्वदमन से उर्वशी को मिलवाते हैं, तब सर्वदमन विवाह के लिए
तैयार नहीं थे, किंतु बाद में सबके समझाने पर उनका विवाह हो जाता है। उर्वशी का भाई अजीत अपनी माँ की सेवा के लिए अपनी पत्नी को उसके पास छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। सरदमन की मृत्यु के उपरांत उर्वशी बरजोर सिंह के साथ चंदनपुर आती हैं। उर्वशी की संपत्ति हथियाने के लिए परिवार में विवाद होने लगते हैं। अपने लिए आशंकित उर्वशी सहायता के लिए बैरागी के पास जाती है। मार्ग में शत्रु सिंह के पुत्र उस पर लाठियों से हमला कर देते हैं। वे योगेंद्र की सहधर्मिणी और दारा के सहयोग से उसका उपचार कराते हैं। उदय अपने पिता से बताता है कि उर्वशी को दी जाने वाली औषधियों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। बेतवा बहती रही उपन्यास में लेखिका ने पात्रों द्वारा परंपराओं और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। वहीं इस त्रियाहट उपन्यास में उन्होंने मूल्यों का विघटन होते हुए दिखाया है। अगला उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। इस उपन्यास की स्त्रियां विभिन्न प्रकार के संघर्षों से टकराते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा करती हैं। सिमानी, रेशमी, सुरिंदर कौर, शारदा और ईला चौधरी पुरुष अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करती हैं। अंततः स्त्रियां बेगुनाह से गुनहगार साबित होती हैं, क्योंकि ये समाज पुरुष सत्तात्मक समाज है, जहाँ पर नियम कायदे भी पुरुषों ने बनाए हैं। स्त्रियों को केवल उन नियमों का पालन करने की छूट है। जरा सी छूट, जरा सा मनमुटाव और स्त्री को, नारी को गुनहगार साबित कर देना। उससे स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, उसे उसके अपराध के बारे में भी नहीं बताया जाता, केवल उसे दंड सुना दिया जाता है। वो हंसकर उस दंड को सहे या दुखी होकर उसे उस दंड को सहना ही है। लेखिका ने इस उपन्यास में लिखा है, सुरिंदर कैसे कहे, किसको बताए कि औरत प्रधान हो या सरपंच, फसाना मर्दों का पुराना नुस्खा है। यह पक्की बात है कि अगर औरत सरपंच ना होती तो पुलिस को इससे इतनी नफरत भी ना होती। एक औरत और हमारे ऊपर बैठी है, हमें आदेश दे रही है, हमसे काम कराने की बात कह रही है। ये बात पुरुष समाज सहन नहीं कर पाता और इस प्रकार से वो कहना चाहता है कि तुम मेरे अधीन हो और तुम अधीन ही रहोगी। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने ये बताया कि जो बेगुनाह औरतें हैं, जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया, उनका अपराध घोषित कर दिया गया और उन्हें दंड भी सुना दिया गया। अपने अगले वक्तव्य में हम फरिश्ते निकले उपन्यास से अपनी चर्चा को पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।